हेलो, सो लेट्स स्टार्ट विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ा था। इंडस्ट्रीज के लोकेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व हैं उसके बारे में पढ़ा था। जो मेजर डिजास्टर्स थे उसके बारे में पढ़ा था। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे है और क्या है। ठीक है, तो लिखा है कि जो वर्ल्ड की जो मेजर इंडस्ट्रीज हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो तीन आधार पे किया गया है। First one is iron and steel industries, second one is textile industry and third one is information technology industry। बोल रहा है इसमें कि जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हैं और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं ये ओल्डर इंडस्ट्रीज हैं रादर देन जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज एन एमर्जिंग इंडस्ट्रीज, बिकॉज अभी कुछ सालों में ही इसका जो हम लोग जो डिजिटाइजेशन हुआ है, जो भी इसकी एमर्जिंग हुई है वो हुई है। ठीक है, अब बोल रहा है कि द कंट्री इन विच आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इज लोकेटेड आर जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान एंड रशिया। जो भी जो कंट्रीज है जहाँ पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज जो लोकेटेड है वो कौन सा है? जर्मनी है, यूएसए है, चाइना है, जापान है एंड रशिया है। और जो टेक्सटाइल, जो कपड़े उपड़े के लिए, जो बनने के लिए जो इंडस्ट्रीज है उसके लिए जो मेजर हब कौन कौन सा है? इंडिया है, हांगकांग, चाइना, साउथ कोरिया, जापान एंड ताइवान। अब जो मेजर हब्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो कौन कौन सा है? सिलिकॉन वैली ऑफ सेंट्रल कैलिफोर्निया, सेंट्रल कैलिफोर्निया है उसकी जो सिलिकॉन वैली है। एंड बैंगलोर रीजन ऑफ इंडिया, इंडिया में कौन सा? बैंगलोर वाला रीजन। लेट्स स्टार्ट विद आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। तो अब इसमें बोल रहा है कि जो भी इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें क्या होता है कि थ्री स्टेप को फॉलो किया जाता है। फर्स्ट वन वाज इनपुट, सेकंड वन वाज प्रोसेसिंग एंड थर्ड वन इज आउटपुट। ठीक है, तो वैसे ही जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है उसमें भी इस थ्री को फॉलो किया जाता है। तो इनपुट होता है, प्रोसेसिंग होती है, आउटपुट होता है। और फिर क्या होता है कि दिस इज अ फीडर इंडस्ट्री, मीन्स इसका जो भी मटेरियल होता है वो किसी और कंपनी के लिए रॉ मटेरियल का, बेस मटेरियल का काम करता है। whose products are used as a raw material for other industries। जो इससे जो भी हम लोग का स्टील निकलता है वो किसी अदर इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है। ठीक है, and the inputs for the industries include raw materials such as iron ore, coal and limestone along with labor capital site। तो इसमें जो भी हमारा जो इनपुट लगता है वो क्या लगता है? आयरन ओर, मतलब उससे हम लोग का जो भी प्रोडक्ट निकलता है, कोल होता है, लाइमस्टोन होता है, और उसके साथ साथ लेबर का जरूरत पड़ता है, ये कैपिटल मतलब तुम्हारी पूंजी का, एंड साइट जो भी जगह है, एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी आपकी बिजली वगैरह से रिलेटेड है। ये सारी चीज क्या करते हैं, हमने अभी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था, एज अ इनपुट वर्क करते हैं। और जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है कि कन्वर्टिंग आयरन ओर इनटू स्टील इन्वॉल्व मेनी स्टेजेस। अब देखो, इस आयरन ओर को हम लोग अगर स्टील में कन्वर्ट करेंगे तो ये बहुत सारा स्टेज लेता है। जिस लाइक कि मेल्टिंग लेगा, उसके बाद से उसमें जो भी हीटिंग लेगा। देखो, ये अंडरगो स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग को क्या करते हैं, जो मेल्टिंग और हीटिंग का मतलब साथ में करके प्रोसेसिंग करें। एंड देन इट इज रिफाइंड, फिर उसको क्या किया जाता है? रिफाइन किया जाता है। एंड जो भी आउटपुट इससे हमें ऑब्टेन होता है वो क्या होता है? दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है। तो अब देखो, इस फिगर में बता रहा है कि ये टॉन्स ऑफ कोल्स है, आयरन ओर है, लाइमस्टोन है, ये सब मिलके क्या कर रहा है? एक स्टील का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। और इस फिगर में देखो, ये प्रोसेसिंग हो रही है इसकी आयरन ओर से स्टील की। इसमें ब्लास्ट फ्यूनेस करके है, इसमें क्या होता है कि मेल्टिंग और हीटिंग की प्रोसेसिंग होती है। और इसमें आयरन और लाइमस्टोन एंड कोक को देखो ऐसे, फिर हॉट एयर का इसमें स्लैग, मोल्टेन आयरन, ये देखो ये सारी प्रोसेसिंग हो रही है। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि स्टील जो होता है वो टफ होता है इतना कि उसको हम लोग इजीली शेप में ला सकते हैं, कट कर सकते हैं, और उसके क्या कर सकते हैं? वायर्स बना सकते हैं। और जो भी स्टील के जो स्पेशल एलॉय होते हैं उसमें अगर हम छोटा अमाउंट किसी भी मेटल का ऐड कर दें तो वो क्या करता है? उसके जो स्पेशल एलॉय होते हैं उसको हम बना सकते हैं। जैसे लाइक कि एल्यूमिनियम ऐड करके, निकल ऐड करके, कॉपर ऐड करके। और जो एलॉय बनते हैं वो इस क्या उनका मतलब इम्पोर्टेंस क्या होता है? ये होता है कि वो क्या करते हैं कि उसको अनयूजुअल हार्डनेस दे देते हैं, टफनेस दे देते हैं। या फिर देखते होगे तुम लोग, जो भी लोहा होगा उसमें रस्ट लग जाती है तो उसको क्या करते हैं? उससे उससे रेजिस्टेंस मिलता है उसको, रस्ट को। ठीक है, अब बोल रहा है कि स्टील इज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। स्टील को हम लोग ऑफन क्या कहते हैं? बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो हम लोग हर जगह कहीं भी किसी भी चीज का यूज करें उसमें कहीं ना कहीं आयरन या फिर स्टील का ही वो बना रहता है, उसमें कहीं ना कहीं उसका यूज होता ही है। जैसे बोल रहा है कि शिप हुआ, ट्रेन हुआ, ट्रक्स हुए, ऑटोज हुए, ये सारे मेनली लार्जली वो स्टील, मतलब ये लार्जली
किसके बने होते हैं? स्टील के ही बने होते हैं। इवन द सेफ्टी पिन्स एंड द निडल्स यू यूज्ड आर मेड फ्रॉम द स्टील। जो सेफ्टी पिन्स होते हैं, फिर जो निडल्स जो घर में यूज होती है, मतलब छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज, उसमें हर चीज में हम लोग ऑलमोस्ट क्या देखते हैं? आयरन या फिर स्टील जो होता है वो इन्वॉल्व ही होता है। इवन जो पाइप जो ऑयल के लिए जो ट्रांसपोर्ट के लिए जो पाइपलाइंस होती हैं वो भी स्टील की होती है। मीन्स हम लोग स्टील का जो डाइवर्सिटी है वो बहुत तरीकों से देख सकते हैं। इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं कि बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। अब इसमें बोल रहा है कि 1800 एडी के पहले क्या था कि जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज थी वो रॉ मटेरियल जहाँ पे आसानी से मिल जाए वहां पे लोकेटेड होती थी, जस्ट लाइक कि पावर सप्लाई। बट बाद में क्या हुआ कि उनका जो हम लोग आइडियल लोकेशन वो कहाँ पे रखने लगे? कोल नियर कोल फील्ड्स, नियर रेलवेज कैनाल्स, वहां के पास। ठीक है, क्योंकि हमको कोल भी इजीली अवेलेबल हो जाएगा एंड रेलवे से उसका ट्रांसपोर्ट जो भी होना होगा वो भी हो जाएगा। फिर लिखता है कि आफ्टर 1950 के बाद आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज बिगिन टू बी लोकेटेड ऑन द लार्ज एरिया ऑफ फ्लैट लैंड नियर सी पोर्ट्स। उसके बाद देखो, पहले तो हम लोग मतलब जहाँ पे इजीली अवेलेबल होते थे उसके रॉ मटेरियल वहां पे सिचुएट करते थे। देन क्या हुआ कि नियर कोल फील्ड्स के पास अब क्या हो गया कि जो भी हम लोग का सी पोर्ट्स था वहां पे सिचुएट, मतलब इसका देख लो टाइम टू टाइम इसका लोकेशन भी चेंज होता रहा है। और बोल रहा है कि इन इंडिया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हैज डेवलप्ड टेकिंग एडवांटेज ऑफ रॉ मटेरियल, चीप लेबर, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट। मीन्स जो इंडिया में हम लोग का ये डेवलप्ड हुआ है इसका इंडस्ट्रीज स्टेट का, वो किसकी वजह से? जस्ट लाइक कि रॉ मटेरियल हम लोग को इजीली मिल जाते हैं, चीप लेबर, हमारे वहाँ जो लेबर है वो भी मतलब बहुत कम पैसे में हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट की भी हमारे वहाँ सुविधा है, तो इस वजह से हमारे वहाँ भी इसका डेवलप्ड हुआ है। अब देखो ये मैप में दिखा रहा है कि कहाँ कहाँ पे जो मेजर आयरन और प्रोड्यूसिंग एरियाज है वो कहाँ कहाँ पे है। तो ये देखो हमारे इंडिया में यहाँ पे है, ये देखो एशिया में कहाँ कहाँ पे है, यहाँ 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 चाइना, जापान, रशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में, ब्राजील में है, ऑस्ट्रेलिया में। तो हर जगह यहाँ पे मैप से देख लेना कि कहाँ कहाँ पे जो आयरन ओर की इंडस्ट्रीज है वो ज्यादा है। एंड नाउ यहाँ पे बता रहा है कि इंडिया में कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे इसके सेंटर है, जहाँ पे स्टील प्रोड्यूसिंग जो भी सेंटर्स है वो है। तो यहाँ पे बता रहा है कि भिलाई है, दुर्गापुर है, बर्नपुर है, जमशेदपुर है, ये सारे हैं। ठीक है, और इनके जो स्टेट हैं वो कौन कौन से हैं? वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। यहाँ पे हमारे वहाँ इंडिया में ये जो स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स है। सो नेक्स्ट वन इज जमशेदपुर, दैट इज इंडियाज वन ऑफ द हब फॉर स्टील एंड आयरन प्लांट यू कैन से। तो क्या हुआ कि बिफोर 1947 वहाँ पे एक आयरन एंड स्टील प्लांट था जिसका नाम था टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनीज लिमिटेड। और बट ये क्या था, ये प्राइवेटली ओन था, ये किसी प्राइवेट पर्सन के द्वारा ओन किया गया था। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ, गवर्नमेंट ने भी एक इनिशिएटिव लिया वहाँ पे सेवरल आयरन प्लांट्स एंड स्टील प्लांट सेटअप करने के लिए। और फिर टिस्को के बारे में बता रहा है कि टिस्को कब स्टार्ट हुआ? 1907 में एट साक्षी, ये जो जमशेदपुर का पुराना नाम है, नियर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ दो रिवर्स है, सुबर्णरेखा एंड खारकाई, जो झारखंड में ही है। और बताया गया कि ज्योग्राफिकली अगर हम देखें तो जमशेदपुर जो था वो वेरी कन्वीनियंट था स्टील सेंटर के लिए एंड आयरन सेंटर के लिए। अब देखो ये मैप में जमशेदपुर है जहाँ पे ये टाटा स्टील वर्क्स है, यहाँ पे ये देखो ये रिवर है, और ये उसका मैप है जहाँ पे वो सिचुएटेड है। ये देखो ये रेलवे स्टेशन है जिसके जस्ट बगल में ही ये स्टील प्लांट है। फिर बोल रहा है कि जो साक्षी है इसी को क्यों चूज चूज किया गया? क्योंकि जो प्लेस, तो देखो ये रेलवे स्टेशन भी पास है, आयरन और कोल मैग्नीज डिपॉजिट में जो भी उसको रॉ मटेरियल चाहिए वो भी पास है, एंड जो उसके ट्रांसपोर्ट का जो मार्केट है कोलकाता वो भी पास है। तो फिर बोल रहा है कि जो टिस्को है वो कोल कहाँ से लाती है? झारिया कोल फील्ड से, जो वहीं पास ही में है। एंड जो उसका लाइमस्टोन है, मैग्नीज है, वो उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ से। और जो दो रिवर्स थी वो क्या वाटर के लिए सफिशियंट है, वाटर सप्लाई के लिए। और जो गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है वो भी उन्हें एक पर्याप्त मात्रा में पूंजी दे सकती है ताकि जो उसका डेवलपमेंट हो वो अच्छे से हो सके। ठीक है, और फिर बोल रहा है कि जमशेदपुर में क्या हुआ कि टिस्को के बाद भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज का प्लान जो है वो सेटअप किया गया, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट के लिए, मशीनरीज के लिए, टीन प्लेट्स के लिए, केबल के लिए, वायर के लिए, मतलब हर चीज जो भी चीज स्टील के उससे ओर से या फिर कह सकते हैं जो भी उस बेस मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट्स बन सकते थे उसके लिए बहुत सारे और भी प्लांट्स को वहाँ पे सेटअप किया गया। And the development of the iron and steel industries opened the door of rapid industrial development। और जो भी इतनी सारी जब डेवलपमेंट हो रही है
आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में, वो क्या कर रही है, कहीं ना कहीं इंडिया को भी एक तरह से डेवलपमेंट की ओर ही ले जा रही है। और फिर बोल रहा है कि जो भी अदर इंडस्ट्रीज हैं इंडिया की, वो बेसिकली आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज पे ही डिपेंडेंट है फॉर देयर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। और फिर बोल रहा है कि इसमें प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स जो है वो भी इंक्लूड्स हैं। And next one is Pittsburgh. It is an important still city of United States of America. ये एक यूएसए की सिटी है, जिस लाइक कि हमारे इंडिया में जमशेदपुर था, वैसे ही ये यूएसए में है, जहाँ पे स्टील प्लांट्स बहुत ज्यादा अच्छे से ग्रो कर रहा है, क्योंकि जो रॉ मटेरियल है वो बहुत इजीली अवेलेबल है और वहाँ के मतलब लोकल एरिया में ही है। और जो आयरन ओर है वो भी एटलीस्ट 1500 किलोमीटर पिट्सबर्ग से है, जहाँ से उनको लाना पड़ता है। और बोल रहा है कि ये जो माइंस हैं इनकी और पिट्सबर्ग के बीच में जो एक बेस्ट रूट है, जहाँ पे जो शिपिंग होती है वो बहुत ही चीपली, बहुत ही मतलब कम पैसे में, बहुत चीप प्राइस पे होती है। और बोल रहा है माइल एंड द ओहियो, मोनोगेला एंड एलिगेनी रिवर्स प्रोवाइड एडिक्वेट वाटर सप्लाई। मीन्स उस इंडस्ट्रीज के लिए जो हमारे वहाँ जैसे 2 रिवर्स थी, वैसे ही वहाँ पे 3 रिवर्स है, ओहियो, मोनोगेला एंड एलिगेनी, जो वहाँ पे एडिक्वेट वाटर सप्लाई करती है। और फिर बोल रहा है कि बहुत ही कम जो स्टील मिल्स है वो पिट्सबर्ग में अभी हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द देम आर लोकेटेड ऑन द वैली ऑफ मोनोगेला, एलिगेनी रिवर्स above द पिट्सबर्ग एंड along with ओयू रिवर। ठीक है। और फिर बोल रहा है कि फिनिश्ड स्टील इज ट्रांसपोर्टेड टू द मार्केट बाय द बोथ लैंड एंड वाटर रूट्स। जो फिनिश्ड स्टील होता है उसको बोथ लैंड रूट से भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है एंड जो वाटर रूट है उसका भी सहारा लिया जाता है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए। और फिर बोल रहा है कि द एरिया हैज मेनी फैक्ट्रीज अदर देन स्टील मिल्स। जो पिट्सबर्ग का एरिया है वहाँ पे और भी अदर फैक्ट्रीज हैं रादर देन स्टील मिल्स, जो कि क्या करती हैं कि इनके रॉ मटेरियल को यूज करके बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट को बनाती हैं, जैसे लाइक कि रेल रोड इक्विपमेंट, हैवी मशीनरीज एंड रेल। सो नेक्स्ट वन इज कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो इसमें बोल रहा है कि वेविंग क्लॉथ फ्रॉम यार्न इज एन एंशियंट आर्ट। मतलब यार्न जो होते हैं, जो भी धागे होते हैं, उनसे जो क्लॉथ बनाना होता है वो बहुत ज्यादा एंशियंट आर्ट है। एंड कॉटन, वुल, सिल्क, जूट, फ्लैक्स हैव बीन यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ। कॉटन हो गया, वुल हो गया, सिल्क हो गया, जूट हो गया, ये सारे किस यूज में आते हैं, क्लॉथ बनाने के यूज में आते हैं। जो तुम लोग क्लॉथ पहने हो या फिर जो भी बनते हैं वो इन्हीं सबसे बनते हैं। And the textile industries can be divided on the basis of raw material used in them. जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है उसको डिवाइड कर दिया जाता है कि जो जैसे किसी इंडस्ट्रीज में वुल के कपड़े बन रहे हैं, कहीं सिल्क के बन रहे हैं, कहीं जूट के बन रहे हैं, कहीं कॉटन के बन रहे हैं, तो वो उस आधार पे डिवाइड होती है। और जो फाइबर्स जो होते हैं उन्हीं को रॉ मटेरियल बोलते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के। और फाइबर कैन बी नेचुरल और मैनमेड। जो फाइबर होते हैं या तो वो नेचुरल हो सकते हैं या तो मैनमेड हो सकते हैं। नेचुरल में कैसे आएगा, जैसे वुल है, वुल की कहाँ से आएगा, जैसे कश्मीर में जो भी भेड़ रहते हैं उनके खाल को उतार के जो उससे हमारा ऊन बनता है। या फिर जैसे सिल्क है, जो हमने अभी इसके पहले पढ़ा था कि जो सिल्क वॉर्म था उससे जो सिल्क हो रहा था। फिर कॉटन का भी हमने पढ़ा था कि उसकी भी खेती होती है। तो ये सारे क्या है, ये सारे नेचुरल हैं। एंड मेन मैड में कौन सा आएगा, नाइलॉन, पॉलिएस्टर एंड रेयन एंड ये, ठीक है। और फिर बोल रहा है दैट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड। जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है वो बहुत पुरानी इंडस्ट्री है वर्ल्ड की। और क्या बोल रहा है कि जब इंडस्ट्रियल जो रिवॉल्यूशन हुआ था 18th सेंचुरी का, उससे जो पहले के जो क्लॉथ बनते थे वो हैंड के द्वारा, स्पिनिंग टेक्निक, जैसे गांधी जी का जो चरखा होता है ना, वैसे बनते थे। बट जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ 18th सेंचुरी में, तो क्या हुआ कि डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हुआ, ठीक है। और फर्स्ट जो था वो कहाँ पे था, ब्रिटेन एंड लेटर इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जो फर्स्ट जो हमारी फैक्ट्रीज जो इंडस्ट्रीज जो मतलब सेटअप हुई वो कहाँ पे हुई, ब्रिटेन में हुई। एंड अब आज के डेट में हमारा इंडिया में, चाइना में, जापान में, यूएसए में, ये सारे क्या है, एक इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर्स बन गए हैं, कंट्री बन गया है कॉटन टेक्सटाइल के। और फिर बोल रहा है कि इंडिया है जो वो एक्सीलेंट क्वालिटी के कॉटन के जो कपड़े होते हैं उनको प्रोड्यूस करता है। और फिर बोल रहा है कि बिफोर द ब्रिटिश रूल, इंडियन हैंड स्पून एंड हैंड वेवन क्लॉथ ऑलरेडी हैड अ वाइड मार्केट। जब हमारे वहाँ पे जब तक ब्रिटिशर्स नहीं आए थे, तब से उसके पहले से हमारे वहाँ के लोग वही चरखे से या फिर जो भी उनके हैंडमेड बनाए हुए क्लोथ्स रहते थे वो उसको पहना करते थे।
अब ये देखो मैप में कुछ यहाँ पे दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ पे जो मेन मेन हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, जैसे लाइक ये अपना जो इंडिया है इसमें एक सदर्न में है, एक देखो यहाँ पे यूपी के पास है, ये देखो यहाँ गुजरात के पास है, ये देखो एशिया में जापान में, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में देखो यहाँ, मतलब ये सारे कंट्रीज में कैसे कैसे डिवाइड है। फिर बोल रहा है कि द मछलिन ऑफ ढाका एंड चिंजैंस ऑफ द मसूलीपट्टनम, कैलिकॉस ऑफ कालीकट एंड द गोल्ड वर्ड कॉटन ऑफ बुरहानपुर, सूरत, वडोदरा वे नोन वर्ल्ड वाइड फॉर देयर क्वालिटी एंड डिजाइन। ये देखो ये कोई कोई कंट्रीज है, जैसे ढाका जो मतलब बांग्लादेश है, वहाँ की जो मसलिन है, और ये देखो कैलिकोस है कालीकट का, ये सारे क्या है वहाँ वहाँ के फेमस है। और फिर बोल रहा है कि जो हैंड वुवन जो क्लोथ्स होते थे वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होते थे और ज़्यादा टाइम टेकिंग होते थे रादर देन जो भी कंट्रीज से, मतलब जो भी इंडस्ट्रीज से क्लोथ का जो मैन्युफैक्चरिंग होता था। तो फिर बोल रहा है कि जो जो ट्रेडिशनल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से वो कंपटीशन नहीं कर पा रहे थे, जो भी हमारा वो जो इंडस्ट्रीज से जो भी बन के आ रहा था, तो उससे क्या हो रहा था कि उनको बहुत ज़्यादा मतलब हाई कॉस्ट देना पड़ रहा था, या फिर उनका प्रोडक्ट जो है वो भी वो चीज़ बाजार में बिक नहीं पा रहा था। तो उसके बाद से क्या हुआ कि इंडिया में भी एक सक्सेसफुल मशीन टेक्सटाइल एस्टेब्लिश हुआ मुंबई में, और जो 1854 में हुआ था। और हाँ ये भी याद रखना है कि जो इससे पहले 1880 में क्या हुआ था, कोलकाता में भी एक फैक्ट्री एस्टेब्लिश की गई थी टेक्सटाइल की, बट वो क्या था, वो सक्सेस नहीं था, वो बहुत जल्दी क्लोज्ड हो गया। तो फर्स्ट जो था वो तो कोलकाता में था, बट फर्स्ट जो सक्सेसफुल था वो कहाँ था, मुंबई में था। और क्यों, तो इसका रीजन बता रहा है कि जो वार्म मॉइस्ट क्लाइमेट था वहाँ का, पोर्ट था, जो भी मशीनरी का उनको जो इम्पोर्ट करना था उसके लिए, एंड रॉ मटेरियल थे, स्किल्ड लेबर था, उससे क्या हुआ कि उसका जो इंडस्ट्रीज था उसका रैपिड एक्सपेंशन हो गया उस रीजन में, और वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा। फिर बोल रहे हैं कि इनिशियली दिस इंडस्ट्रीज फ्लरिश्ड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। जो इनिशियली जो है महाराष्ट्र एंड गुजरात में भी ये जो इंडस्ट्रीज है वो बहुत अच्छे से चली, बिकॉज ऑफ फेवरेबल ह्यूमिड, वहाँ का जो क्लाइमेट था, जो मौसम था वो बहुत ज्यादा फेवरेबल था। बट टू डेज जो हमारी ह्यूमिडिटी है उसको, हम लोग का टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा अपग्रेडेड हो गया है कि हम उसको आर्टिफिशियली भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए अब इंडिया के बहुत सारे पार्ट में जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है वो स्प्रेड हो गई है, जिस लाइक कि यहाँ जो कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता एंड एक्सेट्रा, ये सब हमारे इंडिया में इन जगहों पे भी वो स्टेब्लिश हो गई है। एंड नेक्स्ट वन इज अहमदाबाद। ठीक है, तो अब अहमदाबाद का बता रहा है कि ये सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया है आफ्टर मुंबई। मुंबई के बाद जो भी सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल हम लोग का है वो कौन सा है, अहमदाबाद, इसको याद रखना। और एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसको क्या हम लोग बोलते हैं, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोलते हैं। ठीक है, और गुजरात कहाँ पे, ये अहमदाबाद कहाँ है, गुजरात में, और गुजरात कहाँ है, साबरमती रिवर के पास लोकेटेड है। अब देखो यहाँ का जो लोकेशन है, यहाँ का जो भी क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए। और ये बोल रहा है कि जो कॉटन ग्रोइंग एरिया है उसके बहुत ज़्यादा पास भी है, तो ये क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल होता है वो बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल होता है, और क्लाइमेट भी उसका आइडियल है, और जो उसके टेरेंस इजीली अवेलेबल, लैंड सुटेबल फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मील्स, मतलब सब कुछ बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। और जो स्किल्ड लेबर भी वहाँ पे है, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड सारे महाराष्ट्र से उसके जो मतलब नेबरिंग स्टेट है वहाँ से भी आ जाते हैं। तो इसलिए जो हमारा अहमदाबाद है वहाँ पे टेक्सटाइल का जो इंडस्ट्रीज है वो भी बहुत अच्छे से फ्लरिश्ड करता है। और जो वहाँ के रोड्स हैं, रेलवे है, वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन में उसकी कोई भी दिक्कत नहीं आता है, और सारा जो मार्केट है वो इजीली एक्सेसिबल भी है, तो इसीलिए वो बहुत बहुत अच्छा माना जाता था। बट इन रिसेंट ईयर अभी क्या हो रहा है कि अहमदाबाद के बहुत सारे टेक्सटाइल जो मिल्स हैं वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, बहुत सारे जो मिल्स हैं इवन उनको बंद भी किया जा रहा है, क्योंकि बहुत जगहों पे नए नए टेक्सटाइल सेंटर खोले जा रहे हैं। और जो वहाँ की जो मशीनरी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पुराना सेंटर है, तो वहाँ की जो मशीनें हैं उनका अपग्रेडेशन भी नहीं हो पा रहा है, उनको मतलब टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग उनको चेंज भी नहीं किया जा रहा है, तो इसीलिए उसमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और अभी क्या हो रहा है कि उनको बहुत ज़्यादा बंद भी किया जा रहा है। एंड नेक्स्ट वन इज ओशाका। अभी यहाँ पे साइड में देखो कुछ, ये सब भी तुम लोग पढ़ते रहना करना, जो भी यहाँ पे पॉइंट्स दिए रहते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं।
अबाउट 1/3 ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज टोटल प्रोडक्शन इज एक्सपोर्टेड। मतलब हमारी जितनी भी इंडियन की जो हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं उसका 1/3 जो पार्ट है वो क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है, आउट ऑफ इंडिया जाता है। बाकी तुम लोग ये सारा पढ़ लेना। एंड नाउ मूव ऑन द ओसाका। ठीक है, अब ये ओसाका कहाँ पे है, जापान पे है, और इसको क्या बोला जाता है, मैनचेस्टर ऑफ जापान। इंडिया का मैनचेस्टर किसको बोला जाता है, अहमदाबाद। और जो यहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो डेवलप की है बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफिकल फैक्टर, वहाँ का जो ज्योग्राफिकल फैक्टर है वो इतना ज़्यादा फेवरेबल है कि वहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज भी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड की है। अब ये बोल रहा है कि वहाँ पे जो लैंड है वो इजीली अवेलेबल है फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन मिल्स। एंड वहाँ का जो क्लाइमेट है वो भी काफ़ी वार्म एंड ह्यूमिड है, जो स्पिनिंग एंड वेविंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड जो रिवर है योडो, वो भी हमारे जो इंडस्ट्रीज रहती है उसके पास हमारा रिवर है, तो और भी बहुत ज़्यादा अच्छा इजीली काम होता है, तो वो भी क्या है, वो भी वहाँ पे है। एंड जो लेबर है वो भी वहाँ पे इजीली अवेलेबल है। और जो पोर्ट्स हैं, जो भी हमको जैसे रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करना है अपने कंट्री में, तो उसके लिए जो लोकेशन ऑफ पोर्ट है वो भी पास ही में है। तो जो टेक्सटाइल है आसाम की, वो क्या करती है कि टोटली डिपेंडेंट है रॉ मटेरियल पे, ताकि जो रॉ मटेरियल है वो अदर कंट्रीज से आए और वो लोग प्रोसेसिंग करके क्या करते हैं कि उसका फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो जो उनकी इंपोर्ट होती है वो कहाँ से होती है, कि इजिप्ट, इंडिया, चाइना एंड यूएसए। और जो उनका फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है वो मोस्टली एक्सपोर्टेड इन हैज़ अ गुड मार्केट, मतलब उनका जो बहुत अच्छा मार्केट होता है क्योंकि उनकी जो क्वालिटीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं और जो प्राइस होता है वो लो होता है, तो इसलिए उनका एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे मार्केट में होता है। और फिर बोल रहा है कि दो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल सिटीज़ इन द कंट्री, मतलब चूंकि ये बहुत अच्छा है इंडस्ट्रीज का जो मतलब इतना मतलब फेवरेबल है, इतना इम्पोर्टेंट जो टेक्सटाइल सिटीज के लिए वो कंट्री है, स्टिल उसको क्या किया गया है कि रिप्लेस किया गया है अदर इंडस्ट्रीज से, सच एज आयरन, स्टील, मशीनरीज, शिप बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड सीमेंट, इन सब से उसको क्या किया गया है, रिप्लेस किया गया है। सो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।